बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है फाइलम इकाइनोडर्मेटा, या इसको द स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, यानी स्पाइन मीन कांटेदार स्किन रखने वाले एनिमल्स जिनकी कांटेदार स्किन होती है। तो ये इसका कॉमन नेम भी आपने याद रखना है, और इस फाइलम का नाम फाइलम इकाइनोडर्मेटा, और इसके मेंबर्स को इकाइनोडर्म्स या इकाइनोडर्मेट्स भी कहते हैं। इस फाइलम के अंदर टोटल जो स्पीशीज़ हैं वो हैं 5000 स्पीशीज़ इस फाइलम के अंदर टोटल मौजूद हैं। उसके बाद इसका जो हैबिटेट है, इस फाइलम के जो मेंबर है वो रहते कहाँ पर हैं बच्चों? एक्सक्लूसिवली मैरीन। एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है कि ज़्यादा यानी मोस्टली, यानी कि 99.99% तकरीबन सारे के सारे जो इनके मेंबर हैं वो पानी में ही रहते हैं। और कौन सा जो पानी? मैरीन वाटर, सी वाटर के अंदर रहते हैं। तो फ्रेश वाटर में इनका कोई भी मेंबर नहीं रहता, ये भी आपने याद रखना है। ये सारे के सारे मेंबर इनके मैरीन वाले हैं। उसके बाद जो है मैरीन में भी फिर ये कहाँ पर रहते हैं? ये वो समंदर जिनकी गहराई कम होती है। शैलो सीज़ का मतलब ये होता है, शैलो मीन कम गहराई वाले जो समंदर हैं वहाँ पर रह रहे होते हैं। और उस समंदर में भी कहाँ पर रह रहे होते हैं? शोर लाइंस पर, मीन किनारे के करीब ये रह रहे होते हैं। और रहते कहाँ पर हैं? बॉटम में। ठीक है जी, बॉटम अलोंग शोर लाइंस इन शैलो वाटर सीज। ठीक है जी, यानी साहिल के साथ साथ जो साहिल का जो बॉटम है ये वहाँ पर रह रहे होते हैं, और ज़्यादातर इनके मेंबर बॉटम में ही रहते हैं। उसके बाद जो इनके मेंबर हैं ये फ्री मूविंग हैं। मोस्टली इनके जो मेंबर हैं, ये तीर का ये जो निशान एरो का ऊपर है ना अपवर्ड, इसका मतलब ये है कि मोस्टली वर्ड मैं शो करता होता हूँ इसे, कि इनके जो मोस्टली मेंबर हैं वो क्या हैं? वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इनके मेंबर जो हैं, क्योंकि जो मूव करते हैं उनको मोटाइल कहते हैं, तो कुछ इनके मेंबर जो मूव नहीं करते वो सिजाइल कहलाते हैं। इनके कुछ मेंबर सिजाइल भी हैं। और जो इनके सिजाइल वाले मेंबर हैं वो मूव नहीं करते, तो फिर वो अपनी जगह पर ही अटैच रहते हैं। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म वो जिस जगह पर अटैच होते हैं उस जगह को हम क्या नाम देते हैं? सबस्ट्रेटम। ठीक है जी, तो वो जो एनिमल्स जिनके जो मूव नहीं करते वो अपनी जगह पर ही जो है जहाँ पर वो होते हैं वहीं पर अटैच रहते हैं, और उस जगह को हम क्या नाम दे रहे हैं? सबस्ट्रेटम। अटैच टू सबस्ट्रेटम, वो ज़मीन के साथ ही अटैच रहते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है? सी लिली जो है ये एक अकाइनोडर्म है जो कि हमेशा अटैच ही रहता है ज़मीन पर, ये सिजाइल है। उसके बाद जो है हर एक फाइलम के अंदर हम ऑनवर्ड पढ़ रहे हैं कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मीन 3 लेयर हैं इनके अंदर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और इनके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक जो हमने पॉइंट्स पढ़े उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों, जो आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के हवाले से, कि इनके अंदर जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री। इससे पहले हमने जो फाइलम डिस्कस कर रहे थे आर्थ्रोपोड वगैरह, उनके अंदर बायलैटरल सिमेट्री थी। इनके अंदर जो सिमेट्री है वो कौन सी है? रेडियल सिमेट्री है। और रेडियल सिमेट्री भी किसके अंदर है? इनके अडल्ट के अंदर। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपने एमसीक्यू के हवाले से याद रखना है कि इनके जो अडल्ट होंगे उन अडल्ट की जो सिमेट्री होगी, बॉडी की जो अरेंजमेंट होगी वो रेडियल होगी, मीन वो एक रेडियस के अलॉन्ग होगी। अगर आप उसे मोर देन 2 हाफ्स में डिवाइड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। उसके बाद इनके जो लार्वी होंगे, देखें ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, जो इनके लार्वे होंगे या जो लार्वल स्टेजेस इनके अंदर होंगी, मीन एग और जब स्पर्म मिलते हैं जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो से फिर जो लार्वा बनता है, इनकी लार्वल स्टेज की जो सिमेट्री होगी वो बायलैटरल सिमेट्री होगी। ये याद रखना है आपने। अडल्ट की जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री है, जबकि लार्वल स्टेज जो है इनकी जितने भी इकाइनोडर्म हैं सारे के सारे इकाइनोडर्म की लार्वल स्टेज जिसकी जो सिमेट्री होगी वो बायलैटरल सिमेट्री है। ये याद रखना है आपने। उसके बाद जो है इनकी बॉडी वाल की बात करते हैं। यहाँ पर एक जनरल इकाइनोडर्म मैंने ड्रा किया है कि अगर आप इनकी बॉडी वाल देखें, इनके जिस्म के बाहर स्किन देखें इनकी, तो ये सारी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बनाई, ये ऑलमोस्ट सारी ही होती है। अब अगर आप इनकी एक तो आपको इनकी बॉडी के ऊपर, जैसे बच्चों ये मेरा अगर हाथ है तो इस हाथ के ऊपर वाले जो सरफेस है वो डार्सल है, और इसके जो नीचे वाली है वो वेंट्रल सरफेस है। तो यहाँ पर भी दिखाया गया है, ये एक सी स्टार बनाई गई है, इसकी एक डार्सल सरफेस है और एक इसकी नीचे जो है वो वेंट्रल सरफेस है। तो इसकी डार्सल सरफेस के ऊपर, ठीक है, डार्सल सरफेस के ऊपर यानी ऊपर वाली साइड पे एक सुराख मौजूद होता है, जहाँ से जो है इसकी जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं बॉडी से, जो डाइजेस्टिव वेस्ट हैं इसकी बॉडी से बाहर जाते हैं, उस सुराख को हम क्या नाम दे रहे हैं? एनस। ठीक है जी, ह्यूमन बॉडी में भी जो वो होल जिसके थ्रू बॉडी से डाइजेस्टिव वेस्ट बाहर निकलते हैं उनको एनस कहते हैं, उसको एनस कहते हैं। तो इनके अंदर भी ये जो सुराख है, इस सुराख को हम क्या बोल रहे हैं? एनस। अब ये जो एनस है, ये एनस
इनकी बॉडी के ऊपर वाली साइड पे है तो हम इसलिए इसको नाम दे रहे हैं एब ओरल, ठीक है। एक तो डॉर्सल साइड पे है तो हम इसको एब ओरल सर्फ भी कह रहे हैं, एब ओरल साइड पे भी है। उसके बाद जो माउथ है इनका, ये देखें माउथ यहाँ पे ये ओपनिंग सी बनाई हुई है, माउथ इनका नीचे की तरफ, जैसे ये हाथ है ना, हाथ के नीचे अगर कोई चीज़ मौजूद है तो वो वेंट्रल साइड पे है, तो इनका जो माउथ है वो वेंट्रल साइड पे है, मीन ऊपर की तरफ एनस और नीचे की तरफ इनका माउथ होगा बॉडी के। तो इनके माउथ को हम क्या नाम दे रहे हैं, ओरल सरफेस। बच्चों वैसे भी माउथ के अंदर जो कैविटी होती है वो ओरल कैविटी कहलाती है, तो जहाँ पर भी वर्ड ओरल आए, ओरल मीन के बात हो रही है माउथ की, तो इनका जो माउथ है वो ओरल है और वो है किस साइड पे, नीचे वाली साइड पे, मीन वेंट्रल साइड पे है, जबकि एनस उसके उल्ट है, इसलिए उसके लिए वर्ड एबोरल यूज़ कर दिया गया है। अब जो है अगर हम इनकी स्किन की बात करें तो इनकी स्किन में ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको काट के बड़ा करके दिखाया, यहाँ से इस छोटे से क्रॉस सेक्शन को बड़ा करके दिखाया हुआ है कि इनके स्किन के सबसे बाहर एक ब्लैक कलर की जो आपको लेयर नज़र आ रही है, ये जो ब्लैक कलर की लेयर है हम इसको एपिडर्मस कहते हैं, ठीक है। हमारी स्किन में भी ऐसे ही है। अब ये जो ब्लैक कलर की लेयर है ये क्या जी, एपिडर्मस है, पूरी स्किन को इनके कवर किया हुआ है, पूरे जिस्म को। ये जो एपिडर्मस है ये कौन सी लेयर से बनती है बच्चों, एम्ब्रियोलॉजिकल 3 तरह की लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो ये जो एपिडर्मस है ये किससे बनी थी, ये बनती है एक्टोडर्म लेयर के सेल्स से, ठीक है। ये याद रखना है आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से कि जो एपिडर्मस है इसकी ओरिजिन क्या है, मीन एपिडर्मस जो लेयर है ये कौन सी लेयर से बनी थी, एक्टोडर्म जो लेयर होती है ये उससे बनती है। उसके बाद एपिडर्मस के नीचे अगर आप देखें तो आपको ब्लू कलर से जो है कुछ कांटेदार स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं कि एपिडर्मस से नीचे जो है ये ब्लू कलर से कांटेदार स्ट्रक्चर हैं, इनको हम क्या नाम दे रहे हैं, स्पाइन कांटेदार स्ट्रक्चर। ये किस से मिलकर बनते हैं, इन स्पाइन्स के अंदर क्या है, तो ये स्पाइन बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से मिलकर बने हुए, यानी कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे जमा हुआ है और जमा होकर वो कांटेदार सा स्ट्रक्चर बन गया हुआ है। तो ये जो स्पाइन है, जिस तरह हमारे अंदर जो है एंडोस्केलेटन मौजूद है, हड्डियाँ मौजूद है हमारे अंदर, ढांचा जो हमारे जिस्म का वो मोस्टली हड्डियाँ हैं और कार्टिलेजेस भी हैं, इनके अंदर हड्डियाँ तो नहीं हैं बट इनके अंदर जो स्केलेटन का रोल प्ले कर रहे हैं वो कौन है, ये स्पाइन इनका स्केलेटन है। इसलिए जो है क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर है तो इसलिए हम इसे क्या नाम दे रहे हैं, ये क्या है, एंडोस्केलेटन है। मीन देखें ना, एंडोस्केलेटन इसलिए क्योंकि उसके ऊपर कवर्ड है, वो एपिडर्मस से कवर है। और ये जो स्पाइन है या जो एंडोस्केलेटन है ये कौन सी लेयर से मिलकर बना होगा, क्या एक्टोडर्म से बना होगा, क्या मेसोडर्म से बना होगा या एंडोडर्म से बना होगा। बच्चों किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, चाहे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक अगर है तो उसकी पूरा जिस्म उसका या एक्टोडर्म से मिलकर बनता है, यानी कुछ उसके जिस्म का हिस्सा एक्टोडर्म से मिलकर बनता है, कुछ उसके जिस्म का हिस्सा एंडोडर्म से और कुछ मेसोडर्म से मिलकर बनता है। तो ये जो एंडोस्केलेटन है स्पाइन वाला, ये कौन सी लेयर से मिलकर बना है, तो बच्चों ये मेसोडर्म लेयर से बनता है। हमारी बॉडी में भी ऐसे ही है कि हमारे जो हड्डियां हैं ये सारी के सारी या जो मसल्स वगैरह हैं ये मेसोडर्म लेयर के सेल्स से बने हुए हैं। तो ये आपने याद रखना है कि एपिडर्मस एक्टोडर्म से बनी है, स्पाइन जो है वो एंडोस्केलेटन बना रहे हैं इनका, और वो किससे बने हैं, वो मेसोडर्म के लेयर से बने हैं। उसके बाद जो है इनकी बॉडी फॉर्म्स जो हैं, इनकी शक्लें भी मुख्तलिफ तरह की, यानी फाइलम एकाइनोडर्मेटा के जो मेंबर्स हैं हर एक मेंबर की शक्ल जो है वो मुख्तलिफ स्पेसिफिक है। कुछ एग्जांपल यहाँ पे दी गई हैं। अगर पहले यहाँ पे एग्जांपल देखें तो केक अर्चिन जो है ये एक इनके मेंबर का नाम है। केक अर्चिन की शेप कैसी होती है, ये बिस्किट जो है, जिस तरह बिस्किट होता है, बिस्किट जिस तरह फ्लैट होता है, पतला होता है जिस तरह बिस्किट, इनकी भी शेप जो है ये बिस्किट ही फ्लैट है, मीन बिस्किट की तरह फ्लैटेंड है ये इनका जिस्म। उसके बाद जो दूसरी एग्जांपल है वो है स्टार फिश, अकाइनोडर्म की एक एग्जांपल है। स्टार फिश की शेप कैसी है, स्टार शेप होती है। इसी तरह तीसरी जो यहाँ पर एग्जांपल है वो सी अर्चिन, वहाँ पे केक अर्चिन था बच्चों ऊपर, और तीसरे नंबर पर जो है ये सी अर्चिन है। सी अर्चिन की जो शक्ल होती है वो गोल होती है, इसलिए इसको ग्लोबुलर कहा गया, ये गोल शक्ल के होते हैं। चौथी जो एग्जांपल है वो है ब्रिटल स्टार। ब्रिटल स्टार जो हैं ये भी स्टार फिश ही की तरह की हैं, बट फ़र्क ये है कि स्टार फिश के जो बाजू हैं ये छोटे होते हैं, जबकि जो ब्रिटल स्टार है इसके बाजू स्टार शेप ही हैं बट इसके जो बाजू हैं वो ज़रा लंबे होते हैं, लॉन्ग आर्म रखती है। उसके बाद सी कुकम्बर, पांचवी एग्जांपल है सी कुकम्बर जो है खीरे को कहते हैं। तो जिस तरह खीरे की शक्ल होती है इस सी कुकम्बर की भी ऐसी शक्ल है। खीरा जो है ये अमूमन जो है ये इलोंगेट लंबा होता है, तो इसलिए ये जो सी कुकम्बर है इनका जिस्म क्या है, इलोंगेट है। और एक और जो चीज़, ये जितने भी मेंबर हैं इन सब के जिस्म के अंदर एक कॉमन जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो इनके सेंटर में जो है एक स्पेशल किस्म का जो है नर्वस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम सेंट्रल डिस्क कह रहे हैं, वो हम
बात करते हैं उसके बाद में अभी इसी लेक्चर के अंदर। देन हमारे पास आ जाता है काइनोडर्म्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है ये इनके अंदर स्पेशल, जितने भी फाइलम है ना, तमाम फाइला के अंदर सिर्फ ये यूनिक फीचर है इनका कि जहाँ पर वाटर वैस्कुलर सिस्टम की बात आएगी हमेशा आपके जहन में फ़ौरन बात आ जानी चाहिए कि अगर वाटर वैस्कुलर सिस्टम की बात हो रही है तो ये काइनोडर्म की बात हो रही है। ठीक है जी। स्पॉन्जिस के अंदर भी एक कैनाल, स्पॉन्जिस के अंदर भी एक पानी का सिस्टम है, उसकी बॉडी में वाटर मूव करता है। स्पॉन्जिस के अंदर ये जो सिस्टम है इसको कैनाल सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी। कैनाल सिस्टम, जब भी वर्ड आए कैनाल सिस्टम शो करेगा स्पॉन्जिस को, फाइलम पोरीफेरा को, और जब वाटर वैस्कुलर सिस्टम आ जाए तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम या दूसरा जो नाम है वो है एम्बुलैक्रल सिस्टम, ये किसको शो करेगा, ये काइनोडर्म्स को शो करेगा। तो ये काइनोडर्म का यूनिक फीचर है कि इनकी बॉडी के अंदर स्पेशल किस्म का वाटर सर्कुलेटिंग सिस्टम पाया जाता है जिसको वाटर वैस्कुलर सिस्टम या एम्बुलैक्रल सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है सी स्टार का और दिखा रहा हूँ यहाँ पे किस तरह से जो है ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम एक्चुअली पाइप्स का एक सिस्टम है, ट्यूब्स का सिस्टम है कि इसके अंदर ये जो ट्यूब्स का सिस्टम है ये किस तरह से प्रेजेंट है। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको इसके सेंटर में जो है ये स्ट्रक्चर, जो ये जो ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, ये जो पेंटा रेडियल यानी 5 कोनों वाले ये जो आपको ट्यूब नज़र आ रही है, ये 1 2 3 4 5, इस ट्यूब को जो है हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है जी, रिंग कैनाल। ठीक है जी। इस ट्यूब को रिंग कैनाल कह रहे हैं, ये जो रिंग सा बना हुआ है। उसके बाद जो है इस ट्यूब से, इस रिंग कैनाल से छोटी छोटी जो है ट्यूब्स निकल रही हैं। अगर आप देखें एक इस तरफ को निकली है, ये निकल के एक बाजू में चली जाएगी, ये निकल के एक बाजू में, ये निकल के एक बाजू में, ये निकल के एक बाजू में और ये निकल के एक बाजू में। तो जितने बाजू उतनी ही ये ट्यूब्स मौजूद हैं। इनको हम नाम देते हैं जी रेडियल कैनाल्स। ठीक है जी, रेडियल कैनाल्स। तो रेडियल कैनाल्स जो हैं, ये रेडियल कैनाल्स अब निकल रही हैं, यानी रिंग कैनाल से क्या निकल रहा है, रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल जो है, रेडियल कैनाल से अगर आप देखें तो हर रेडियल कैनाल से भी क्या निकल रहा है, ये छोटे छोटे ट्यूब्स निकल रही हैं साइड पे, जैसे इधर भी देखें, यहाँ पे भी देखें, इधर भी देखें। रेडियल कैनाल की इन ट्यूब्स को जो है हम लेटरल कैनाल कह रहे हैं। ठीक है। सबसे बड़ी रिंग कैनाल से निकली रेडियल कैनाल से जो लेटरल साइड पे जो ट्यूब्स निकल रही हैं इनको हम लेटरल कैनाल कह रहे हैं। अब जो है लेटरल कैनाल दोनों तरफ इधर भी निकल रही हैं, यानी रेडियल कैनाल के इस तरफ भी और उस तरफ भी हैं। अब अगर आप इन लेटरल कैनाल के बच्चों देखेंगे, ये लेटरल कैनाल है। लेटरल कैनाल के अगर आप साइड में देखें तो आपको एक स्पेशल किस्म का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो कुछ इस तरह से जो है ये बना हुआ है। ये इस तरह का जो है आपको स्पेशल किस्म का एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, और ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे रहे हैं, ये हमारे पास ट्यूब फुट है। क्योंकि एक है तो फुट है, जब बहुत सारे की बात होगी तो ट्यूब फीट कहेंगे। अब अगर आप इस ट्यूब फुट को देखें तो इस ट्यूब फुट का जो ऊपर वाला बैलून लाइक पोर्शन है हम उसको एम्पूला कहते हैं। ट्यूब की तरह का ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है उसको पोडियम कहते हैं। और उसके नीचे ये जो गोल सा है सकर, इसकी मदद से ये मूव कर रहे होते हैं, यानी ये सकर्स की मदद से मूव करते हैं, तो इसको सकर कहते हैं। ये सकिंग का प्रोसेस होता है, प्रेशर डेवलप होता है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों को हम क्या बोल रहे हैं, ट्यूब फुट। और ट्यूब फुट अगर आप देखें तो ये बॉडी की वेंट्रल साइड पे, मीन अगर ये स्टार फिश है तो स्टार फिश के नीचे जो प्रोजेक्शंस निकली हैं ये क्या है, ये ट्यूब फुट है। और इसके ऊपर वाली जो साइड है ये डार्सल साइड है। तो बच्चों इसकी डार्सल साइड पे अगर आप देखें तो आपको एक ट्यूब सी नज़र आ रही है स्पेशल किस्म की। ये जो स्पेशल किस्म की ट्यूब है हम इसको नाम दे रहे हैं मैड्रीपोराइट। ठीक है, मैड्रीपोराइट इस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं। मैड्रीपोराइट जो है, मैड्रीपोराइट क्या है, मैड्रीपोराइट एक सीव लाइक ट्यूब स्ट्रक्चर है। सीव लाइक मीन इसमें सुराख हैं छोटे छोटे जो हैं, सीव ट्यूब जो होती हैं, जिस तरह आपने जाइलम फ्लोएम के अंदर पढ़ा होगा। अब जो है होता क्या है, और ये किस साइड पे है, ये एबोरल साइड पे। अभी हमने बात की है कि एबोरल जो है वो ऊपर वाली साइड पे इनकी मौजूद है, और ऊपर वाली साइड को हम इनकी डॉर्सल साइड भी कहते हैं। अब होता क्या है कि बच्चों सबसे पहले वाटर किस में एंटर होता है, मैड्रीपोराइट के थ्रू जो है वाटर एंटर हो जाता है किस में, ये इसको स्टोन कैनाल कहते हैं। मैड्रीपोराइट की ये जो ट्यूब से नीचे आ रही है ये वाली, ये जो है ये स्टोन कैनाल है। अब जो वाटर है जब एंटर हो जाता है मैड्रीपोराइट के थ्रू स्टोन कैनाल के थ्रू वो रिंग कैनाल में आ गया। रिंग कैनाल से वाटर मूव करता, कोई इस तरफ चला जाएगा, कोई वाटर जो है वो इस बाजू में आ जाएगा। अब वाटर जो है इस तरह से मूव करता हुआ वो आ जाएगा। अगर आप गौर करें तो वो
रेडियल कैनाल से कहाँ पर मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है लेटरल कैनाल में, और लेटरल कैनाल से फिर कहाँ पर चला जाता है, वो ट्यूब फीट में आ जाता है। ट्यूब फीट से फिर जो है शक्कर के थ्रू जो है वो वाटर यहाँ से इन से शक्कर के थ्रू वाटर बॉडी से बाहर चला जाता है। तो इस तरह से जो है वाटर जो है इनकी डायरेक्शन है वाटर की। और वाटर जब बच्चों इनके अंदर मूव करता है, ये वाटर इनकी हेल्प करता है। किस किस चीज़ में वाटर इनकी हेल्प करता है? एक तो इनकी लोकोमोशन में हेल्प कर रहा होता है, जिस तरफ प्रेशर डेवलप होगा ये उस तरफ को मूव कर जाएगी। एक वो जो वाटर है वो फूड लेकर भी आ रहा है, न्यूट्रिएंट्स लेकर भी आ रहा है, तो ये जो है ये इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूट्रिएंट्स भी आ जाएंगी वाटर के थ्रू, यानी न्यूट्रिशन में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा जो है इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम कोई नहीं है, ठीक है, याद रखें काइनोडर्म्स के अंदर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। मेन ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज़ के लिए कोई ऑर्गन मौजूद नहीं है। तो फिर उसी वाटर के अंदर जो है इनकी ऑक्सीजन भी आ रही होती है, वाटर के थ्रू इनके सेल्स ऑक्सीजन ले लेते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को दे देते हैं, फिर वाटर वो उसको लेकर बॉडी से बाहर। इसी तरह इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कोई नहीं है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी कोई नहीं है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो इनके बनते हैं उसके लिए भी इनके अंदर कोई स्पेशल सिस्टम नहीं है। तो ये उसी वाटर के थ्रू, ये जो वाटर इनकी बॉडी में घूम रहा है पाइपों में, उसी के थ्रू जो है ये अपने वेस्ट भी रिलीज़ उसमें करते हैं। इनके सेल्स वाटर में, वाटर बॉडी से बाहर चला जाता है, इस तरह से इनके वेस्ट भी बॉडी से बाहर रिलीज़ हो गए। तो ये देखें इस वाटर वैस्कुलर सिस्टम का ये फंक्शन है, ये इनको फ़ायदा दे रहा है। एक और बच्चों चीज़ कि इसको हम अम्बुलैक्रल सिस्टम क्यों कहते हैं? एक्चुअली ये जो ट्यूब्स है ना, ये जो ट्यूब जा रही है, यानी ये जो रेडियल कैनाल जा रही है, हर एक बाजू के अंदर ये रेडियल कैनाल जा रही है। मैंने यहाँ पे एक ही बाजू दिखाया है, ये जो स्ट्रक्चर है ये हर एक के अंदर है। तो यहाँ पर जो है ना, ये अगर आप देखें तो यहाँ पर एक गहरी जगह खाई सी मौजूद होती है, यानी आप ये समझ लें जैसे अगर मैं हाथों को बनाऊँ तो इस तरह से जो है ये खाई सी मौजूद है। ये डिप्रेशन जो है, ये जो खाई सी है, इस खाई को हम क्या नाम देते हैं? अम्बुलैक्रल ग्रूव। और इस खाई को हम अम्बुलैक्रल ग्रूव कह रहे हैं। और इस अम्बुलैक्रल ग्रूव के अंदर क्या आ रहा है? इसके अंदर जो है वो फिर आकर अगर आप देखें इसके अंदर जो है हमारे पास लेटरल कैनाल खुल रही है, और लेटरल कैनाल से फिर आगे क्या है जो है ट्यूब फीट मौजूद है। तो इस अम्बुलैक्रल ग्रूव की वजह, क्योंकि इस अम्बुलैक्रल ग्रूव के अंदर ट्यूब फीट खुलते हैं, जिस वजह से हम इस सिस्टम को अम्बुलैक्रल सिस्टम भी कहते हैं। वाटर वैस्कुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि वाटर जो है ये एक वैस्कुलर सिस्टम इनके अंदर बना हुआ है, ट्यूब्स का सिस्टम बना है, वाटर उसके अंदर मूव करते हैं, इसलिए हम इसको वाटर वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। इसके बाद आ जाता है जी इनके डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम जो है, इनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन हैं या कौन कौन सा ऑर्गन सिस्टम किस लेवल तक जो है वो बना हुआ है। तो बच्चों इनके अंदर लो लेवल ऑफ डिग्री, लो जो है वो डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनके अंदर कोई इतने वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम नहीं है। जिस तरह आपने फाइलम मोलस्का के अंदर वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम पढ़े हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम पढ़े हैं, एनिलिडा के अंदर कुछ सिस्टम वेल डेवलप्ड थे, इनके अंदर एज सच वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम नहीं है। ये लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इनका लो डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जी, ये प्रॉपर इनके अंदर मौजूद हैं, ये थोड़े बहुत डेवलप्ड हैं। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके अंदर कोई नहीं है, देयर इज़ नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, अभी हमने बात की है वाटर वैस्कुलर सिस्टम में। देयर इज़ नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इनका वो भी जो है वो पुअरली डेवलप्ड है, मीन इनके अंदर इतना अच्छा नहीं है। नर्वस सिस्टम भी इनका पुअरली डेवलप्ड है, और नर्वस सिस्टम में अगर आप देखें तो इनके पास कोई ब्रेन नहीं होगा। और जबकि आपने फाइलम मोलस्का के अंदर पढ़ा था गैंग्लियन प्रॉपर मौजूद थे, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर प्रॉपर गैंग्लियन हेड बना रहे थे, ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बन गया हुआ था, बट इनके पास कोई ब्रेन नहीं है। इनके पास फिर क्या मौजूद है? नर्व रिंग मौजूद है। यहाँ पे दिखाया गया इनकी बॉडी के सेंटर में जो फेरेंजियल रीजन, मीन इनका जो माउथ वाला जो फेरेंक्स वाला रीजन है बॉडी का, सेंटर वाला जो रीजन है, इसकी बॉडी के सेंटर में बच्चों एक रिंग सा मौजूद होता है न्यूरॉन्स का, हम उसको क्या नाम दे रहे हैं? नर्व रिंग। और उससे फिर एक एक बाजू जो है नर्व रिंग से एक एक जो है वो नर्व का जो है वो एक क्या लें ट्यूब से निकल रही है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? रेडियल नर्व। इसके 5 बाजू हैं, तो हर बाजू में एक एक जो है वो नर्व रिंग रेडियल नर्व चली जाएगी। इस तरह से उनके सारे बाजू सेंटर वाली डिस्क जो है, ये जो सेंट्रल डिस्क है, ये जो नर्व रिंग है, इससे वो कनेक्ट रहते हैं। इसके बाद इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इनके अंदर दोनों तरह की है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मौजूद है जिसमें स्पर्म एग मिलते हैं और फिर जो है जाइगोट बनता है, और इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मौजूद है। अगर हम इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस शक्ल में मौजूद है? रीजनरेशन की शक्ल में मौजूद है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें बच्चों तो इनमें सेक्सेस आर सेपरेट, मेल इनके अलहदा होते हैं, फीमेल इनकी अलहदा होती हैं। तो जब वो स्पर्म और एग रिलीज़ करते हैं तो स्पर्म और एग वाटर में जाकर मिलते हैं, यानी मेल स्पर्म वाटर में रिलीज़ करेगा, फीमेल भी एग वाटर में रिलीज़ करेगी। तो वो जो स्पर्म और एग हैं वो वाटर में ही मिलेंगे, तो किसी की बॉडी में नहीं मिल रहे, फीमेल की बॉडी में नहीं मिल रहे, तो हम इसलिए क्या नाम देंगे, ये क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स स्पर्म और एग का जो यूनियन है वो अगर फीमेल बॉडी के आउटसाइड होता है तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और जाइगोट के बनने के बाद एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो किस में चेंज हो जाता है, इनका लार्वा के अंदर। और इनका जो लार्वा है बच्चों ये दो तरह का हो सकता है, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म इनके ऐसे हैं जिनके अंदर लार्वा किस शक्ल में होता है, बाइपिनेरिया लार्वा, बाइपिनेरिया, ये भी याद रखना है आपने। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर बाइपिनेरिया नहीं होता, तो उनके अंदर फिर कौन सा लार्वा बन जाता है, ब्रैकियोलेरिया। तो ये आपने दोनों लार्वल फॉर्म के नाम याद रखने हैं, एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। उसके बाद इनकी रीजनरेशन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल है। एक और जो इंपॉर्टेंट फीचर है काइनोडर्म्स का कि इनके अंदर रीजनरेशन बहुत अच्छी होती है। इनकी जो रीजनरेशन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। रीजनरेशन का मतलब क्या है बच्चों, ऐसा होता है सम टाइम के कुछ ऑर्गेनिजम्स ने जो है ना वो अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत कर लिया, यानी अपने आप को बचाना है उन्होंने दूसरों से। तो वो क्या करते हैं, स्टार फिश को अगर कोई ऑर्गेनिज्म आकर या इनके किसी मेंबर को कोई ऑर्गेनिज्म को हमलावर जो प्रेडेटर आकर पकड़ लेता है, किसी बाजू को पकड़ लिया उसने आकर, तो इनकी बॉडी क्या करती है, अपना वो हिस्सा कट करके अलहदा कर देती, खुद ही इनकी बॉडी वो अपना हिस्सा काट देती है और उसको कहती है ये ले जाएं आप, हम, वो फिर भाग जाती है, बच जाते हैं। तो इस प्रोसेस को ऑटोटोमी कहते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी पार्ट खुद ही वो कट कर दे, इसको ऑटोटोमी कहते हैं। ये अमूमन हमें जो वाल लिजर्ड छिपकलियाँ मिलती हैं घरों में, इन छिपकलियों की भी जो दुम होती है, अगर इन पर कोई हमला करता है तो ये अपनी दुम को खुद ही इनकी बॉडी से कट जाती है, तो इसको ऑटोटोमी कहते हैं। वो बाद में जो है फिर खुद ही नई दुम बन जाती है वक्त के साथ साथ उनकी, यानी रीजनरेशन इसको कहते हैं। तो अगर कोई जिस्म का कोई खोया हुआ हिस्सा दोबारा लौट आता है, जैसे एबिलिटी टू रीफॉर्म लॉस्ट ऑर्गन, कि अगर कोई खोया हुआ हिस्सा जिस्म का दोबारा वो ग्रो कर जाता है, तो उस एबिलिटी को हम क्या नाम देते हैं, रीजनरेशन। हमारे अंदर रीजनरेशन जो है, अगर किसी की फिंगर खुदा ना खासा काट जाए तो वो दोबारा नहीं बनती, ठीक है, किसी का बाजू काट जाए तो वो दोबारा नहीं बनता। इट्स मीन ये रीजनरेशन इन ऑर्गन में नहीं है। हमारी स्किन दोबारा बन जाती होती है, स्किन रीजनरेट कर जाती है, स्किन कहीं से डैमेज हो जाए दोबारा स्किन ग्रो कर जाती है वहाँ पे। उसके बाद एग्जांपल क्या कहें जी इनके, कौन इनके रीजनरेशन के हवाले से कुछ एग्जांपल हैं। इनके तकरीबन तमाम मेंबर में ही रीजनरेशन है, बट आपकी बुक में है तो इसलिए हमें करनी पड़ेगी। सी स्टार का जो साइंटिफिक नेम है वो है एस्ट्रियाज, ये भी आपने याद रखना है। सी लिली के अंदर रीजनरेशन पाई जाती है, सी कोकम्बर और एक्सेट्रा जो है, ये इनके बहुत सारे तकरीबन तमाम मेंबर्स में रीजनरेशन प्रेजेंट है। देन हमारे पास जो है एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है वो ये है कि वाई इकाइनोडर्म्स प्लेस्ड एट टॉप लिस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट फाइला, कि इकाइनोडर्म्स को हमने बच्चों सबसे बाद में पढ़ा है, यानी हमने पोरीफिरा जो है, उसके बाद जो है सिलेंट्रेटा, देन प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केल्मेंथ जो है, उसके बाद एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, उसके बाद हम इकाइनोडर्म को पढ़ रहे हैं। मीनिंग ये सारी इनवर्टिब्रेट ही थी, लेकिन इनवर्टिब्रेट के टॉप पर हमने किसे आकर पढ़ा है, हमने इकाइनोडर्मेटा को पढ़ा है। ऐसा क्यों है? हालांकि इससे पहले जो हमने फाइलम पढ़े इसके अंदर हर चीज़ सिंपल है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी लो है इसका। अभी हमने बात की, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, ब्रेन वेल डेवलप्ड नहीं है, हर चीज़ सर्कुलेटरी सिस्टम पूरली डेवलप्ड है, लेकिन फिर भी हमने इसे टॉप पे रखा हुआ है। वक्त के साथ साथ हमने जितने भी फाइलम पढ़े थे हर फाइलम पहले से बेहतर होता जा रहा था, बट ये तो सिंपल है, तो हमने फिर इसे टॉप पे क्यों रखा है? यहीं पे यही क्वेश्चन पूछा गया, वाई इकाइनोडर्म्स प्लेस्ड एट द टॉप लिस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट फाइला, कि हमने जो इनवर्टिब्रेट के फाइला पढ़े हैं उनमें सबसे टॉप पे हमने इकाइनोडर्मेट्स को क्यों रखा हुआ है। तो इसके अलावा आल्थो इसकी बजाय दे हैव सिंपल स्ट्रक्चर, इनके पास हालांकि सारी चीज़ें सिंपल हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी इनके अंदर लो है, फिजियोलॉजी मीन इनकी बॉडी के फंक्शन भी इतने वेल डेवलप्ड नहीं है, फिर भी हमने इनको टॉप पे रखा हुआ है। तो क्या रीज़न है, ये हम डिस्कस करते हैं। रीज़न हम डिस्कस करते हैं जी, बिकॉज फाइलम अकाइनोडर्मेटा के बाद बच्चों जो अगला फाइलम है ना वो हेमिकॉर्डेटा आता है, हेमिकॉर्डेटा के बाद कॉर्डेटा फाइलम आता है, कॉर्डेटा सबसे वेल डेवलप्ड है। तो ये जो हैं, ये जो इकाइनोडर्म्स हैं ये रिजेंबल, यानी ज़्यादातर ये मिलते जुलते हैं किससे, अकाइनोडर्म जो है ये, यानी रिजेंबलेंस बिटवीन अकाइनोडर्म एंड कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स कौन से हैं? कॉर्डेट्स जो हैं एक होते हैं लोअर कॉर्डेट्स, एक होते हैं हायर कॉर्डेट्स। लोअर कॉर्डेट्स में यूरोकॉर्डेट्स, फेलोकॉर्डेट एक ग्रुप आएगा। हायर कॉर्डेट्स के अंदर फिशिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स, जो हम लोग भी इंक्लूडिंग ह्यूमन
ये हम लोग सारे कॉर्डेट्स हैं और हम हायर कॉर्डेट्स हैं। मीन हम से कॉर्डेट्स से ज़्यादा कौन मैच कर रहा है? इकाइनोडर्म। इकाइनोडर्म इनवर्टिब्रेट से नहीं इतने मैच कर रहे, लेकिन जो कॉर्डेट्स जो हैं उनके साथ ये ज़्यादा मैच कर रहे हैं। क्या रीज़न है कि हमारे और इनके दरमियान में क्या रिजेंबलेंस है, ये देखते हैं। तो इसलिए इनको टॉप पे रखा गया, हमारे करीब रख दिया गया। टॉप पे हम लोग हैं ना कॉर्डेट्स, तो हमारे करीब ही इकाइनोडर्म्स हैं, नीचे नहीं गए, बॉटम पे नहीं गए। तो क्या रीज़न है? पहली रीज़न ये है कि इकाइनोडर्म के अंदर जो है ये ग्रुप हमने पढ़ा था इस चैप्टर के स्टार्ट में, हमने ड्यूटेरोस्टोम्स प्रोटोस्टोम्स पढ़े थे। तो इकाइनोडर्म्स क्या हैं? ये ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, जबकि कॉर्डेट्स, एग्जांपल ह्यूमन, कॉर्डेट्स भी क्या हैं? ये भी ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। ठीक है जी। ड्यूटेरोस्टोम ये ग्रुप था, अब एम्ब्रियो के हवाले से हमने इसको डिस्कस किया था। तो देखें दोनों में सिमिलरिटी आ गई, कॉर्डेट्स भी ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, इकाइनोडर्म्स भी ड्यूटेरोस्टोम, बल्कि जो मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो प्रोटोस्टोम्स होते हैं। ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर आपने जो पढ़ा था वो ये था कि ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर क्लीवेज कौन सी होती है? हमेशा रेडियल क्लीवेज होती है, जब वो एम्ब्रियो की फॉर्म में होते हैं ना, यानी जब इनका एम्ब्रियो होता है, ये फॉर एग्जांपल एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो को अगर आप सेल्स देखेंगे तो आप ये जो डिवाइड कर रहे होते हैं ये रेडियली इक्वल साइज़ के सेल्स बन रहे होते हैं, तो ये रेडियल क्लीवेज पाई जाती है। मतलब ये ड्यूटेरोस्टोम्स के दो करैक्टर बच्चों आपने याद रखने हैं कि ड्यूटेरोस्टोम के अंदर एक तो रेडियल क्लीवेज होती है, दूसरे नंबर पर ड्यूटेरोस्टोम के अंदर जो ब्लास्टोपोर होता है, मीन इनका जो एम्ब्रियो है, यहाँ पे देखें ये एम्ब्रियो बनाया है और इस एम्ब्रियो में एक सुराख नज़र आ रहा होता है एंड पे, उसको ब्लास्टोपोर कहते होते हैं। ब्लास्टोपोर से क्या बनता होता है? एनस। ठीक है जी। तो ये जब भी ड्यूटेरोस्टोम का जिक्र आएगा आपने फ़ौरन से दो बातें लिख देनी। आपने कहना एक तो इनमें रेडियल क्लीवेज होती है, दूसरे नंबर पर जो है इनके ब्लास्टोपोर से एनस डेवलप होती है, जबकि प्रोटेरोस्टोम्स के अंदर क्या आता है? उनके ब्लास्टोपोर से माउथ डेवलप होता है। अच्छा, इकाइनोडर्म्स ड्यूटेरोस्टोम्स है, मीन इनमें ये दोनों करैक्टर मौजूद हैं, जबकि कॉर्डेट्स भी ड्यूटेरोस्टोम है, उनके अंदर भी रेडियल क्लीवेज है, उनकी भी ब्लास्टोपोर से एनस डेवलप हो रही है। तो फिर ये हमारे साथ देखें ना, इनका ये करैक्टर बहुत मैच कर रहा है। उसके बाद इकाइनोडर्म्स के अंदर जो है वो फास्फोक्रिटीन एक केमिकल पाया जाता है। फास्फोक्रिटीन जो है ये मसल्स के अंदर मौजूद होता है और इसका काम एनर्जी प्रोडक्शन के हवाले से है। ये एनर्जी रिच मालिक्यूल है, एनर्जी फ्राहम करना है, एटीपी वगैरह को रिफ्रेश कर देना है। अब फास्फोक्रिटीन मालिक्यूल का दूसरा नाम क्रिटीन फास्फेट भी इसको कहा जाता है। तो बच्चों फास्फोक्रिटीन जो है वो इकाइनोडर्म्स में प्रेजेंट है, जबकि अगर आप कॉर्डेट्स में देखेंगे तो कॉर्डेट्स के अंदर भी यही आपको मालिक्यूल मिलेगा, फास्फोक्रिटीन। तो फिर इन सिमिलैरिटीज़ की बेस पर कौन कौन सी सिमिलैरिटी? रेडियल क्लीवेज, ब्लास्टोपोर से एनस का बनना और फास्फोक्रिटीन का मौजूद होना। इन सिमिलैरिटीज़ की बेस पर, क्योंकि ये चीज़ें इकाइनोडर्म्स में भी करैक्टर्स मौजूद हैं और यही करैक्टर कॉर्डेट में भी मौजूद हैं, तो हमने फिर क्या कर दिया कि जो इकाइनोडर्मेटा फाइलम है इसको हमने टॉप पे रख दिया, क्योंकि ये हमसे कॉर्डेट से करीब रख दिया, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है ये कॉर्डेट्स के साथ मैच करते हैं, इनकी ये वाली करैक्टर्स। इसके साथ ये जो है ये टॉपिक ख़त्म हुआ। थैंक यू।